पुरानी दोस्त, मेरी क्लासमेट प्रियंका भावले। प्रियंका अभी एक कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो हम क्या करते हैं, इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनकी ये जो पोजीशन है ये यहाँ तक कैसे पहुँची। तो पहले तो वेलकम प्रियंका। थैंक यू। हाँ, तो प्रियंका आपकी पोजीशन क्या है, तो थोड़ा सा ज़रा शॉर्ट में बताइए कि आप क्या करते हैं। मैं हमारे अहमदनगर में NJPIT कॉलेज में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट वर्क करती हूँ, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए। आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एज एन HOD, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मैनेजिंग द होल डिपार्टमेंट, और सभी लेक्चर्स बच्चों के मैनेज करने हैं, उनके विजिट्स होते हैं, उनके एक्सपर्ट लेक्चर्स मैनेज होते हैं, पूरे डिपार्टमेंट का हार्डवेयर होगा, एनीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर डिपार्टमेंट आई हैव टू मैनेज। ओके, तो आपने देखा कि इन्होंने बताया अभी कि ये एक अच्छे कॉलेज की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट की है, राइट। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक काफ़ी सफल पोजीशन पे है इनके करियर पे। तो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो प्रियंका, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसे रहा? मेरा बचपन तो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऑलमोस्ट मेरे लाइफ के 12th तक की पूरी पढ़ाई मेरी अहमदनगर में ही हुई है। मेरा 10th तक की स्टडी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट से हुआ है और 11th-12th अहमदनगर कॉलेज से हुआ है। और लाइक आई वॉज अ वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सन। जब मैं स्कूल में थी तो बहुत ही मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, बस अपने ही फ्रेंड्स में रहना वगैरह वगैरह, ऐसे काइंड ऑफ नेचर था तभी मेरा। तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं बड़े होके खुद लेक्चरर बनूंगी या मैं खुद किसी को लेक्चर दूंगी। तो इट इज़ अ वेरी ड्रास्टिक डिफरेंस, मतलब मेरे बचपन से लेके अब तक के पूरे पर्सनालिटी में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। ओके, सो 10th के बाद मेरे ख्याल से आपने साइंस लिया। हाँ, साइंस लिया। क्यों? वैसे तभी तो था ही कि बस कुछ भी हो, बस इंजीनियर बनना है। मतलब वैसे तो मैंने मेरे 7th और 8th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे चल के इंजीनियरिंग करना है। तो फिर इसीलिए फिर उसी के हिसाब से हमारे पूरे एफर्ट्स लगे हुए थे। अच्छा, तो फिर मतलब इंजीनियरिंग में आपका खुद का इंटरेस्ट था, इसलिए आप इंजीनियरिंग? हाँ, इंटरेस्ट मेरा खुद का था इंजीनियरिंग में, और फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव थी डिसीजन के लिए। सो ओके, सो फिर 12th के बाद आप इंजीनियरिंग में गई, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 12th तक ही काफ़ी मुझ में चेंज आया रादर, 7th से लेके 12th तक ही, और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ। लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत शाय काइंड ऑफ पर्सन थी, किसी से बात नहीं करना वगैरह। लेकिन जैसे एक एक चीज़, मतलब जैसे एक एक स्टैंडर्ड में आगे बढ़ती गई, वैसे खुद की बस एक जो भी कमियां हैं वो दूर करने की मैं हमेशा कोशिश करती थी। फिर चाहे वो फिर लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिर ऐसे एक एक चीज़ कमियां कम करते करते और कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लेते लेते जो है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है, और उसके बाद फाइनली इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है सर। अच्छा, वही तो इंजीनियरिंग के अंदर मतलब जब ये 4 साल चल रहे थे तो तब का आपका एक्सपीरियंस कैसा? फर्स्ट ईयर वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इंजीनियरिंग में, और न्यू एरिया था मेरे लिए। लाइक आई एम स्मॉल टाउन गर्ल, तो मेरे लिए पूना मतलब काफ़ी बड़ी सिटी थी। वहाँ पे लोग अलग थे, मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो मेरा फ्रेंड सर्कल वहाँ पे नहीं था। मतलब मेरा कंफर्ट जोन बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे, और ऐसे अलग स्टेट में जाके खुद को वहाँ पे पूरा मतलब खुद को उस माहौल में घुल मिल लेना, ये इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी व्हाइल एडजस्टिंग माय फर्स्ट ईयर। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर मेरा काफ़ी डिफिकल्ट रहा, और आई थिंक वो फर्स्ट ईयर की वजह से मेरे आगे के 2-3 साल भी काफ़ी डिफिकल्ट रहे। अच्छा, तो इस डिफिकल्टी को आपने ओवरकम कैसे किया? इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ा कि मतलब
क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, कौन से एरिया में मेरी खुद की कुछ कमियां हैं या कौन से एरिया में मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर उस हिसाब से पहले एनालिसिस किया, खुद का एनालिसिस किया कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए है, और फिर उस हिसाब से एक एक जो भी कमियां हैं वो मैं कम करती गई, तो खुद को एक एक डेवलपमेंट करती गई। जिस जिस दिन आपकी इंजीनियरिंग खत्म हुई उस वक्त की आपकी फीलिंग क्या थी? बस खत्म हो गया इसके आगे और बस पढ़ाई नहीं देना है, मतलब एक पढ़ाई नहीं ज़्यादा करनी है, एग्जाम्स नहीं देना है, यही था दिमाग में। वैसे तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि बस अभी इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है, अभी सभी दोस्त चले जाएंगे, सभी फ्रेंड्स जो भी हुए थे इंजीनियरिंग के लाइफ में वो सब चले जाएंगे। थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फ्यूचर भी ऐसा था कि फ्यूचर ऑलवेज अट्रैक्ट्स अस, तो बुरा तो लग रहा था, लेकिन आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर माय फ्यूचर एंड बस। और क्या, बस अभी गोल्स अचीव करने हैं, यही था दिमाग में। तो क्या गोल सेट करके रखे थे आपने? मेरा पहला तो when I was in 7th standard and I saw the PhD certificate of my brother. He had completed his PhD then in microbiology. So तब दिमाग में था कि हम कुछ भी करूँगी, चाहे इंजीनियरिंग करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे PhD तो करना है। तो फिर ऐसे था कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस था कि मैं कैसे वो PhD अचीव कर पाऊँ। तो इसीलिए मेरा पूरा ध्यान था कि मैं मेरा एमटेक या एमए में कैसे कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि मैं और PhD के तरफ आगे चली जाऊँ। तो एमए कंप्लीट कैसे करना है, उसके लिए गेट का एग्ज़ाम देना है, सीईटी के एग्ज़ाम थी तभी सीईटी के एग्ज़ाम देनी है, यही मेरा मेन फोकस था उसके बाद। ओके, मतलब आप जॉब सर्च नहीं कर रहे थे? हाँ, मतलब जॉब इतना फोकस से सर्च नहीं करते, आई वाज नॉट फोकस्ड एक्चुअली। रादर डिग्री के बाद ऐसा पीरियड था कि करे क्या, जॉब करे या फिर जो मेरा ड्रीम है, शायद मुझे एमए करना है, पीएचडी करना है, ये करे, यही फोकस में बस कंफ्यूजन था। वो पूरा कंफ्यूजन का ही स्टेज चला, वो ऑलमोस्ट एक 1.5 साल कंफ्यूजन का स्टेज चला कि करें क्या। तो यहीं पे जॉब का भी ट्राई किया कि चलो हम जॉब ट्राई कर लेते हैं, 1-2-3 महीने में, आई थिंक 6 months ऑल्सो आई वर्क इन द कंपनी ऑल्सो। लेकिन फिर मतलब वही कंफ्यूजन का ही स्टेज था, जो सबसे डिफिकल्ट होता है किसी के भी लाइफ में, कि डिसाइड नहीं कर पाना कि एग्जैक्टली हमें फ्यूचर में करना क्या है, या 4 साल बाद, 5 साल बाद हमें खुद को देखना कहाँ पर है, वही कंफ्यूजन का स्टेज था वो। मतलब कंफ्यूजन मतलब कि अगर करने के कुछ ऑप्शन ही ना हो तो बात समझ में आती है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो जॉब करना है या फिर एजुकेशन करना है, बस ये 2 ही चीजें थे। तो फिर भी आपका कंफ्यूजन में आता है? हाँ, यही तो है। फिर अगर मुझे जॉब करना है तो मुझे मेरा मास्टर्स या मेरा पीएचडी छोड़ देना, वो पूरा स्किप ही करना पड़ेगा। और अगर मुझे मास्टर्स या पीएचडी करना है तो मुझे जॉब का ऑप्शन तो तभी था ही नहीं, कि एज वी नो कि मास्टर्स के लिए हमें और 2 साल लगते हैं, उसके बाद हमें पीएचडी के लिए कुछ 5 years हमें तब भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ में अगर जॉब के साथ ये चीज़ करे, जैसे कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, हमारे जॉब्स भी वो सभी टेक्निकल हैं, जहाँ पे वर्किंग आवर्स हमारे ऑलमोस्ट 12 hours तक हो जाते हैं, तो इतना मतलब दोनों साइमल्टेनियसली करना वाज नॉट पॉसिबल दैट टाइम। सो आई हैड टू चूज बिटवीन वन। सो आई गॉट एन एक्सपीरियंस कि चलो देखते हैं, कंपनी में वर्क करके देखते हैं कैसा है। कौन सी कंपनी में काम किया? सीरियस है, सीरियस कंपनी थी। एज अ व्हाट? एज अ बस ट्रेनिंग इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह सकूँ, बिकॉज आई वर्क ओनली फॉर 6 months देयर। सो प्रोग्रामिंग? हाँ, प्रोग्रामिंग करते थे .NET। ओके, तो उस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस दौरान तो सारा एक्सपीरियंस मेरा ट्रैवलिंग में ही चला जाता था। तो आप रहती कहाँ थी और आपका जॉब कहाँ था? I used to stay in Sadashiv at that time and my company was at Vishrantwadi. और I didn't have any vehicle that time, so और इतना distance भी काफी था, so I used to travel by bus. 1 या 2 घंटे तो लगते हैं? हाँ, 1.5-2 घंटा तो मुझे बस मिले बस, फिर 1.5 घंटा ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँचे, वर्क करे, उसके बाद शाम को वापस बस के लिए रुके, उसके बाद घर आने तक तो पूरी हालत खराब हो जाती थी। सैटरडे संडे? हाँ,
सैटरडे संडे वैसे तो छुट्टी थी बोलने के लिए, लेकिन अगर वर्कलोड बढ़ा तो उसके लिए भी जाना पड़ता था। तो फिर इसी वजह से आपका शायद अंदर से वो आ गया होगा कि ये वो चीज़ नहीं है जो हम करना चाहते हैं। हाँ बराबर, कि ये वो चीज़ नहीं है जो हम करना चाहते हैं। और सेकेंडली मतलब हम ऐसी चीज़ क्यों करें कि हमारी हेल्थ पे जो इफेक्ट कर रही है, मतलब जो हमें कुछ वक्त ही नहीं दे पा रही है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कुछ भी करना हो, तो हम ऐसी चीज़ क्यों करें? मतलब किस चीज़ के लिए? अभी जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, आपने जो बोला था वैसा मेरा तब सोच थी कि मतलब मैं इतना कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बस क्या जाना है, कंपनी में वर्क करना है, घर आना है, सोना है, इसके अलावा क्या? इसके अलावा कुछ लाइफ ही नहीं थी तभी। राइट। और अभी अभी आपने जो बताया उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मतलब वो एक्सपीरियंस लो, मतलब अगर आपका कंफ्यूजन है ना ये दो चीज़ों में, तो वो दूसरी चीज़ आप करके देखो। वो करके देखने के बाद हमें अंदर से समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए। मतलब अगर आपने मेरा एक पिछला एक वीडियो देखा होगा, वो हेड और टेल वाला, तो उसमें क्या होता है कि एक लीड होता है एक टीम का, और उसे एक डिसीजन लेना होता है। तो वो सबको बताता है कि मेरी एक ज्यूरी रूम है, तो मैं एक रूम में जाता हूँ, कुछ सोचता हूँ और फिर डिसीजन लेता हूँ। लेकिन एक दिन उसको एक बहुत ही टफ डिसीजन लेना होता है, तो वो अचानक से अंदर चले जाते हैं, तो वो कॉइन उसने ऊपर उछाला होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ना अच्छा तो तू ये करता है अंदर, मतलब कॉइन ऊपर उछाल कर तुम डिसीजन लेते हो। तो वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, जब हम कॉइन ऊपर उछालते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि क्या आना चाहिए, अरे हेड आ जाए, हेड आ जाए, तब हमको अंदर से आवाज़ आती है कि अरे ये चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही अमोल आपने, हमें अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हमें क्या करना है। और जब हम वो अलग दिशा में चलने लगते हैं तब हमें अंदर से सिग्नल आता रहता है ये नहीं करना है हमको। राइट। और वही एक्सपीरियंस शायद आपने किया कि आपने वो करके देखा वो दो चीज़ों में से, और आपको पता चला ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता। राइट। तो फिर आगे कैसे प्रोसीड किया? फिर जॉब छोड़ दिया आपने? हाँ मैंने जॉब छोड़ दिया, उसके बाद आई शिफ्टेड बैक टू अहमदनगर, और दैट टाइम आई जॉइंड दिस कॉलेज वेयर आई एम वर्किंग स्टिल नाउ। आई एम वर्किंग देयर सिंस 5 years। मैंने वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किया, और जैसे मैं कॉलेज ज्वाइन किया, जैसे मेरा फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे, तो इट वाज लाइक कि नहीं बस आई हैव टू डू दिस ओनली। मतलब आप एंजॉय करने लगे? हाँ, I used to enjoy those lectures. I used to enjoy the interaction I used to have with my students, and students were also quite supportive then, बहुत enthusiasm भी था। तब एक चीज़ भी ऐसी थी कि मैंने बहुत स्ट्रगल करके मेरा पूरा इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया। आई वेंट टू पूना, वहाँ पे मैंने वर्क किया, लेकिन जो भी था वहाँ पे शायद मुझे थोड़ी गाइडेंस की कमी महसूस हुई थी, और मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट गया था वो जो भी पीरियड था मेरा डिग्री का। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे हूँ, अहमदनगर में हूँ, ऐसे मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो स्मॉल टाउन को बिलोंग करते हैं, और जिनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, या बहुत डर होता है कि अगर मैं आगे जाके किसी बड़े शहर में जा रहा हूँ, या मेरे कुछ सपने बड़े हों, तो मैं उस तक पहुँचूँ कैसे। और फिर इस सब चीज़ के लिए खुद को पहले से ही डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरे एक ऐसी सोच थी कि मैं अहमदनगर सिटी में हूँ, टाउन में हूँ, तो बच्चों को मेरी तरफ से एटलीस्ट कुछ तो मैं मेरे जो भी नॉलेज है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बच्चों की एटलीस्ट लाइफ पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो बस बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही उसके बाद मेरा अब तक का सफ़र रहा है। ओके। और आपके उस ड्रीम का क्या हुआ? वो तो मेरा साइमल्टेनियसली चल ही रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था मेरे कॉलेज में, so I always used to give GATE exams and I used to give the CET exams every year, and when I joined here, फिर मैंने अहमदनगर में ही ME के लिए अप्लाई किया। ME के लिए एडमिशन लिया, 2 years में मेरा ME भी कंप्लीट हो गया डिस्टिंक्शन के साथ। और उसके बाद अभी मेरा PhD के लिए भी एंट्रेंस दे चुकी हूँ मैं, और इसके पहले इंटरव्यूज भी दिया है IITs में, लेकिन जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। ओके। अभी करीब 5 साल हो गए ना, तो मतलब अब ज्वाइन होते ही HOD नहीं बने होंगे? तो नहीं,
ज्वाइन होते ही एचओडी तो नहीं बनी हो। मतलब प्रमोशन या फिर जो भी है आपका वहाँ पे मतलब जो इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं या फिर करियर का जो एनहांसमेंट है वो कैसे हुआ? एनहांसमेंट के लिए कहोगे तो सिर्फ हार्डवर्क ही बोलूँगी मैं। बचपन से पहले से ही दिमाग में था कि हमें कोई भी चीज़ है वो आसानी से तो मिलने नहीं वाली, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बस मैं जहाँ मिले वहाँ, जहाँ पे चांस मिले वहाँ पे मैं मेरी बस पूरी जी जान लगा देती थी, चाहे फिर वो वर्क में हो चाहे फिर वो सिखाने में हो। सबसे पहले चीज़ तो मैंने ऐसी की कि खुद को इतना इम्प्रूव किया कि मेरी टीचिंग बहुत एक्सीलेंट हो, कि जो भी मैं बच्चों को डिलीवर करना चाहूँ वो उनको समझे। इतना मैंने खुद को टीचिंग में इम्प्रूव किया। उसके बाद फिर मैनेजमेंट के बाकी के जो वर्कलोड होता है उसमें मैंने खुद को इम्प्रूव किया। बस हार्डवर्क ही मैं बोल पाऊंगी कि उसके वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। तो इम्प्रूवमेंट में मतलब क्या क्या किया आपने, मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए? नॉलेज बढ़ाने के लिए तो मैंने एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं चुना। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि बस मुझे चलो एक ही सब्जेक्ट में ही मेरा नॉलेज बढ़ाना है। सपोज कंप्यूटर नेटवर्क्स ले लो या ऑपरेटिंग सिस्टम्स ले लो या फिर आप इमेज प्रोसेसिंग ले लो, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने इनिशियली ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे हर एक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मेरा ड्रीम था पीएचडी करना है मुझे, तो इसमें बस एक स्पेसिफिक ही साइड लेके मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी प्रोजेक्ट करना है उसमें मुझे सभी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। मेरा पहले से ऐसा था कि हर एक सब्जेक्ट, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स मैंने सिखाए। हर एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने रिपीटेड तभी कोई सब्जेक्ट्स लिया नहीं, जिसकी वजह से जैसे हम किसी को सिखाते हैं तो हमारी डबल पढ़ाई होती है। किसी को हम अगर कुछ सिखाते तो मतलब हम डबल बार सीखते हैं वो, तो वही फंडा मेरे दिमाग में था। और दैट आई यूज्ड टू डू इन ईच सेमेस्टर। आई यूज्ड टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट एंड ऐसा कर करके ऑलमोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज है। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि चलो आई एम गेटिंग वीक इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो आई टेक दैट सब्जेक्ट फॉर टीचिंग। whenever that opportunity arises, I take that subject. तो आपके यहाँ कॉलेज में मतलब डिसीजन मेकर कौन है, कैसा डिसीजन मेकिंग कैसा होता है? मतलब प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि वो ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसको प्रोफेसर बनाया जाए, या फिर कोई प्रोफेसर है तो उसको एचओडी बनाया जाए, वो कौन डिसाइड? वो डिसीजन के लिए सभी कुछ है। फीडबैक सिस्टम होता है, बच्चों से फीडबैक होता है सबसे पहले कि आपकी टीचिंग कैसी है। जो भी हम किसी भी जगह पे आप देखिए, अगर हम किसी हेड को चुनते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। वो जो हेड है वो पूरे डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू बी वेरी गुड एट all his skills should be very excellent. He should be good at managing all the things. He should be good at decision making. And firstly, he is a lecturer, he is a professor, so he should be good at teaching. He should be good at his knowledge and everything. And he should have a command on his students, or he should have a command on his department. तो ये सभी स्किल्स शायद मेरे जो भी सीनियर्स थे उन्होंने एनालिसिस किया था सारा पूरा, और उसके बाद ही ये डिसीजन हुआ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको कई सारा मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, तो उसमें भी कई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते होंगे डे टू डे। हाँ, डे टू डे लाइफ में तो चैलेंजेस होते ही हैं। तो कुछ एक आध एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस तो सबसे पहले टीचिंग से रिलेटेड मैं बताऊंगी कि जैसे हमारा जो कॉलेज है इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और इट इज़ वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड। मतलब बस बच्चों को आप एक्सीलेंट इंजीनियर बना के ही बाहर छोड़ोगे, ऐसा है रूल मतलब वैसा ही पॉलिसी है हमारी कॉलेज की। अगर आप हमारे कॉलेज में आ रहे हो तो आप बहुत एक्सीलेंट इंजीनियर बन के बाहर जाओगे। तो बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए टीचर्स पे डबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टीचर्स पे डबल स्ट्रेस होता है कि हमें उतना करना है। तो सबसे पहले ही चैलेंज हमारा ये होता है कि हम कैसे डिलीवर कर पाए सब कुछ, और सेकेंडली उसके साथ हम इंडिविजुअली डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन हमें यही क्वालिटी सब में निकाल के लाके वो परफॉर्मेंस पूरे स्टूडेंट्स में डिलीवर करना, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। If I am talking about myself, I'll do 100%, but I cannot say the other person is going to do his 100%. Other person means other faculties. Other faculties.
तो उनमें भी सबसे पहले ये आइडिया जो है वो उनके अंदर डालना कि मतलब ये जो भी है हम बोलते हैं ना कि मोटिवेट करना पड़ता है फैकल्टीज को भी काफी कि आप ये कीजिए स्टूडेंट्स के लिए, वो कीजिए। नहीं, प्रेशर से नहीं, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि प्रेशर से काम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती क्यों काम कराने बोलेंगे? बराबर, अगर इफ वी आर हैप्पी इन डूइंग द वर्क, अगर हम दिल से काम कर रहे हैं तो वो काम हम डबल क्वालिटी से अचीव कर पाएंगे, वो काम हम जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। तो किसी को प्रेशराइज करके तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि वो खुद मतलब वो खुद उनके दिल से ये सब चीज करें। और वो करते हैं। हाँ, वो जरूर करते हैं। आई एम ब्लेस्ड विद वेरी गुड स्टाफ टाइप से। स्टूडेंट का फीडबैक कैसा है? स्टूडेंट का फीडबैक तो काफी अच्छा होता है। वैसे पहले तो एचओडी को डरते हैं थोड़ा सा तो डर के मारे भी अच्छा बोलते होंगे, पता नहीं लेकिन ऐसा नहीं है, स्टूडेंट का फीडबैक भी काफी अच्छा है। वैसे आई एम कैसा है, हम जो भी काम कर रहे हैं अगर हम खुद सेटिस्फाइड हैं, अगर हम खुद खुश है कि हमने दिया है हमारा 100%, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट अच्छे ही आने होते हैं। और बाकी फिर क्या बोलते हैं, उसका फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, बाकी फर्क ही नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट अपने आप खुद चल के आपके पास आता है। अभी हमारे इतने पास आउट स्टूडेंट्स हैं, हमको भी पता है कि व्हेन वी लीव स्कूल्स और व्हेन वी लीव कॉलेजेस वी डोंट गो बैक। हम किसी टीचर को ऐसे जाके मिलते नहीं हैं स्पेशली, लेकिन ऐसा मतलब मेरे केस में हुआ है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स है, एक्स स्टूडेंट्स है जो पास आउट ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं, वो अब भी आते हैं कॉलेज, मिलते हैं, उनकी प्लेसमेंट भी हो चुकी है काफी स्टूडेंट्स की, वो आके अब भी मतलब मिलते हैं और दे फील वेरी ग्रेटिट्यूड एंड वी आल्सो फील वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट वी डिड समथिंग टू हेल्प देम अचीव समथिंग। राइट। इन्होंने जो कहा कि मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि मतलब मैं भी अभी पास आउट हो गए 4-5 साल हो गए बाहर निकला हूँ। मुझे भी अपने कॉलेज के कुछ टीचर्स हैं, उनके लिए आज भी ग्रेटिट्यूड है और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कभी न कभी उनसे कांटेक्ट करें या फिर कभी एल्यूमिनी मीट में जाता हूँ और उनके साथ बातचीत करता हूँ, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। और कुछ टीचर्स मेरे आज भी कांटेक्ट में हैं, तो ये एक्चुअली ये उनका क्रेडिट है। उन्होंने जो अपना इम्प्रेशन छोड़ा है हम पर, तो वो मतलब आज भी मतलब कुछ टीचर्स की टीचिंग मेरे आज भी ज़हन में है। मतलब मेरा एक अलग से एक वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि मैंने अपने टीचर से क्या क्या लिया है और जो आज भी मैं अपनी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो हम बोलते हैं टीचर्स, तो सिर्फ टीचर्स का सिर्फ उनके सिखाने पे सब कुछ नहीं होता है। मतलब टीचर्स कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, वो किसके साथ कितने रिस्पेक्ट से बोलते हैं, बच्चों के साथ कैसे रिस्पेक्ट से होते हैं, उनका ओवरऑल बिहेवियर बच्चे कॉपी करते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर्स नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग एवरीथिंग। अगर वो किसी से भी, चाहे उनके कलीग से बात करें, उनके फ्रेंड से बात करें, तो दे हैव टू बी दे हैव टू कैरी दिस एवरी टाइम, राइट। तो मतलब और एक बात है कि टीचर मतलब आप बस टीचिंग फील्ड में आ गए तो आप टीचर हो गए, ऐसा नहीं होता है। टीचर वो क्वालिटी ही है, वो अंदर से ही आता है। जो भी हम बोलते हैं लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, वो बहुत अंदर से आती है चीज कि वो हम पूरे हमारे डे टू डे लाइफ में घुल मिल जाते हैं उसके साथ। अब तो ऐसा हुआ है कि मेरे किसी से बात करते हुए भी मेरे मुंह से सर या मैम के अलावा कुछ अलग निकलता नहीं है। मतलब इतना वो प्रोफेशन अंदर हमारे जाता है। मतलब इट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर। और जैसे कि आपने बताया, अभी हम बात कर रहे थे कि हम सिर्फ टीचिंग के प्रोफेशन में आने से टीचर नहीं बनते या फिर कोई सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे इसकी वजह से हम टीचर नहीं बनते। एक मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जिनको मतलब अपना बेस्ट टीचर मानता हूँ ना, उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं था, उन्होंने मेरे अंदर एक प्रेरणा जगाई थी कि मैं खुद पढ़ूं उस चीज़ को। उन्होंने एक इंटरेस्ट क्रिएट करके दिया था मेरे अंदर कि मैं मतलब मेरे मैथ्स के कुछ टीचर्स हो
हो सकते हैं या फिर कॉलेज के कुछ टीचर्स हैं, उनकी मतलब कुछ ऐसे डायलॉग्स ऐसे थे कि वो मतलब उसे सुनकर मैं पढ़ाई करने लगता था, भले ही उनकी कुछ चीज़ें समझ में ना आए, भले ही उनका कुछ वो जो पढ़ा रहे वो समझ में ना आए, लेकिन उनकी कुछ कुछ बातें थी तो वो इंस्पायर करती थी, कभी चुभती थी, तो उसका बेस वो बेस होता था मेरी पढ़ाई के लिए। मतलब जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी आपके गुरु हैं या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको डांट भी लगा रहे हैं तो बस कुछ आपके अंदर से कुछ एटलीस्ट, जैसे आप बोल रहे हो, प्रेरणा जगाने के लिए हो या आपकी गलतियां दूर करने के लिए हो, इसी चीज के लिए होती है। क्योंकि क्या है कि उनके डांटने में कठोरता होती है, कटुता नहीं होती। आपका जो अब तक का ये जो सफर है लाइफ का पूरा, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें आपने ली होंगी, तो मतलब क्या ऐसा है कि जो आपने कुछ सीखा है अपनी लाइफ से? मैंने मेरी लाइफ से सीखा है, अगर हम किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करें तो वो चीज हमें खुद नहीं मिलने वाली। बस हम बैठ रहे हैं और बस हम सोच रहे हैं कि बस मुझे पीएचडी मिल जाए या मुझे जॉब मिल जाए, तो वो खुद चल के मेरे पास नहीं आने वाला। मुझे खुद चल के उसके पास जाना पड़ेगा और ऐसा जाना पड़ेगा कि वो बस मेरे अलावा किसी और को नहीं मिले। जो भी चीज़ है, मतलब हमें खुद को इतना डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए हमें खुद को बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। खुद का एनालिसिस स्टार्ट कीजिए, उसी से सभी आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। मतलब कामयाब नहीं, काबिल बनना है। काबिल बनना है, जरूर कामयाबी अपने आप आ जाएगी। आपके जो भी निगेटिव ट्रैक्स है वो कम करने की कोशिश कीजिए। अभी मुझे पहले ऐसा था कि मुझे बहुत फ्लुएंसी चाहिए मुझे मेरे लैंग्वेज में, तो फिर वो फ्लुएंसी मुझे चाहिए, बस मैं सोचती थी मुझे चाहिए है, तो वो तो अपने आप नहीं आती है। तो आई यूज्ड टू टॉक, चाहे ग्रामर यहाँ का वहाँ चला जाए, इतना सोचती नहीं थी मैं बात करती थी, न्यूज़पेपर्स रीड करती थी, ऐसे करते करते लैंग्वेज फ्लुएंट हो गई है। फिर आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे नॉलेज शायद मेरा टेक्निकल थोड़ा सा कम लग रहा है, फिर मैं टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा लेने लगी। मतलब ऐसा है कि जो भी करो आप, एक एक आपके अंदर की जो भी कमियां हैं वो कम कीजिए। मुझे स्टेज डेयरिंग नहीं थी, मैं ऐसे सामने आके किसी से कुछ बात नहीं कर पाती थी, लेकिन वो भी मैंने दूर किया। मतलब ये चीजें खुद चलकर इनके पास नहीं आई, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है और वही करनी पड़ती है। और सिर्फ मेहनत एक रात में नहीं होती है, बस आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप बस मेहनत कर रहे हो और आपको मिल जाए, ऐसा नहीं। आपको बहुत कंसिस्टेंटली इस चीज के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि आज मैं मैनेजमेंट का काम कर रही हूँ, मुझ में मैनेजमेंट की क्वालिटीज है, तो फिर ये क्वालिटीज मेरी एक रात में नहीं आई या 6 दिन में, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आई है। ये क्वालिटीज मुझे धीरे धीरे खुद के अंदर लानी पड़ी, खुद के अंदर ये इम्प्रूवमेंट मुझे लाना पड़ा, और ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। मतलब अभी भी मैं बोलूंगी कि आई एम स्टिल इन एन इम्प्रूवमेंट फेज। ये कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। मतलब हम बोलते हैं कि चलो बस मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मेरा हो जाएगा, बस मैं इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँ, उसके बाद मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपके गोल बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्मॉल गोल्स है। आप कुछ तो हायर गोल्स कीजिए, आप कुछ तो बड़े गोल्स कीजिए और फिर आपकी कंसिस्टेंटली मेहनत लगाइए। आप ऐसा सोचिए कि मैं और 10 साल में क्या रहूँगा, मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर उस हिसाब से आप आपके प्रयास अभी से स्टार्ट कीजिए। आपके जो भी एफर्ट्स है वो डेली लगाइए। जैसे मैं 12th में थी, आई यूज्ड टू डू ऑल द ट्यूशंस एंड कम बैक होम एट 9 o'clock almost, riding that cycle. We used to have cycle that time. Almost I used to travel 5 to 6 kilometers on cycle. और 9 बजे आने के बाद किसी में स्ट्रेंथ नहीं होती थी पढ़ाई की, लेकिन हमारे फैमिली का एक फैक्टर था कि कुछ भी हो, योर स्टडीज शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। तो 9 बजे भी आ रहे हो तो फ्रेश होके 10 से 12 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। वो मैं कंसिस्टेंटली करती थी, कंटिन्यूसली, और उसी की वजह से मैं बोलूँगी कि मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला तभी। और उसके बाद ये जो मेरे कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस है जो अभी भी है, और जो इम्प्रूवमेंट है और जो हार्डवर्क है वो मैं अभी भी करती हूँ। अभी भी अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कम
है, मेरे में कुछ कमी है तो वो भी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे मैंने बोला, अभी लास्ट ईयर और इस साल मैंने काफ़ी IITs के इंटरव्यू भी दिए थे। आई वेंट टू IIT कानपुर ऑल्सो एंड गुवाहाटी में लगा था, आई डिडंट गो देयर। IIT बॉम्बे भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो आई एम व्हाटएवर इट इज, आई एम स्टिल डूइंग। मतलब अभी प्रियंका से काफ़ी सारी बातें की, इनके यहाँ तक के सफ़र के बारे में, और भी उन्होंने बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें हमसे कही। तो मैं समझता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको एक अच्छी खासी इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। तो इस प्रोग्राम का यही पर्पज़ है कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो आपसे हमसे कुछ अलग नहीं है। बस जो इन्होंने एंड में बताया कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपके पास खुद चलकर नहीं आता, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वही आप करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रियंका, थैंक यू वेरी मच अपने जो समय दिया प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे ये मंच मिला कि मैं कुछ शायद मेरी कुछ इंस्पिरेशंस हो, मेरी खुद की कुछ इंस्पिरेशंस हो, मैं शेयर कर पाऊँ। मेरी जो सेल्फ मोटिवेशंस रही है हमेशा, मतलब ऐसे कोई गाइडेंस तो नहीं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन ही ज़्यादा रही है, और हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। बस यही 3 चीज़ें मैं बोल पाऊँगी कि जिसकी वजह से आज जो मैं हूँ, ये इस मुकाम तक मैं पहुँच पाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Search for my channel Amol Ujagre on YouTube. To subscribe, please click on this subscribe button and nearby the bell button to get you the notifications. Please click on the send me all notifications so that once I upload a new video you will get the notification. If you are using YouTube on mobile, then search for my channel Amol Ujagre on YouTube mobile. To subscribe, here there is a subscribe button, please click on it. Please also click on the bell button to get the notification.